हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में आपने देखा कि हमने आपको द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण के विकास का अध्ययन करवाया था। तो उस दौरान हमने आपको बताया था कि आवृतबीजी पौधों में, जिसमें दो पौधे या दो तरह के वर्ग पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री, इन दोनों में भ्रूण का परिवर्तन जो होता है वो एक समान ही होता है। बस इतना अंतर होता है कि द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र होते हैं, जबकि एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होता है। बाकी भ्रूण का जो परिवर्तन होता है वो दोनों में एक समान होता है। तो यहाँ पर मैंने आज आपके लिए, पिछली क्लासेस में मैंने आपको द्विबीजपत्री का समझा दिया था, तो आज की क्लास में मैं आपको एक बीजपत्री पादपों में भ्रूण के विकास का अध्ययन करवा रहा हूँ। इसमें आपको कुछ ज्यादा खास नहीं सीखना है, क्योंकि अधिकांश सारी चीजें जो हैं वो आप द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास के अध्ययन के दौरान समझ चुके थे। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी है, बस आपको ये डायग्राम समझना है, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी किताब में है। बस एनसीईआरटी किताब में जो 5-7 लाइन लिखी हुई है वही चीज आपको समझनी है। तो देखिए बेटा कि जिस तरीके से द्विबीजपत्री में एक होता है भ्रूण अक्ष, इसके अलावा दो होते हैं बीजपत्र। तो ये तो होता है किसमें? द्विबीजपत्री में। लेकिन अगर बात कर रहे हैं हम एक बीजपत्री की, तो एक बीजपत्री पौधों में एक होता है भ्रूण अक्ष। उसी तरीके से जैसे कि द्विबीजपत्री में होता है एक भ्रूण अक्ष, लेकिन दो बीजपत्र के बजाय यहां पर होता है केवल और केवल एक बीजपत्र। किसमें? एक बीजपत्री पौधों में। और इस एक बीजपत्र को यहां पर एक बीजपत्री में एक नाम दिया गया और उसका नाम है स्कूटेलम। लेकिन यहां पर दो बीजपत्र के ऐसे कोई नाम नहीं थे एनसीईआरटी के अनुसार, तो इसलिए यहां पर आप याद रखोगे कि एक बीजपत्री पादपों में जो बीजपत्र पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? स्कूटेलम बोलते हैं। और ये स्कूटेलम उसी प्रकार से, जैसे कि आपने जब द्विबीजपत्री का किया था अध्ययन, तो उसमें ही मैंने आपको बताया था कि दोनों जो बीजपत्र होते हैं वो भ्रूण अक्ष के पार्श्वीय सिरे की तरफ होते हैं, तो उसी तरीके से ये जो आप संरचना यहां से लेकर यहां तक पूरी संरचना देख रहे हो, ये तो हो गया इसका भ्रूण अक्ष। तो भ्रूण अक्ष के पार्श्वीय सिरे की तरफ जो संरचना पाई जाती है उसका नाम क्या है? स्कूटेलम। तो यानी कि यहां भी जो बीजपत्र है वो पार्श्वीय सिरे की तरफ स्थित होता है। क्लियर है? नेक्स्ट फिर देखिए आप कि एक बीजपत्री पादपों के भ्रूण में जो ये आप देख रहे हो भ्रूण अक्ष, तो ध्यान समझना इस लाइन को कि एक बीजपत्री भ्रूण में भ्रूण अक्ष का बीजपत्र के स्तर से ऊपर का भाग, फिर से लाइन सुनो, एक बीजपत्री भ्रूण में भ्रूण अक्ष का बीजपत्र के स्तर से ऊपर का जो भाग होता है वो कहलाता है, ये पूरा जो भाग होता है उस भाग को हम कहते हैं बीजपत्रोपरिक। क्लियर? बीजपत्रोपरिक का जो सीड्स है वो समाप्त होता है कहां पर? प्रांकुर सीड्स पर, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? प्रोसीड्स, क्योंकि आपको पता है ना कि बीज के अंकुरण के दौरान जो प्रांकुर होता है वो प्रो बनाता है, तो बीजपत्रोपरिक समाप्त होता है प्रांकुर। उसी तरीके से जैसे कि आपने द्विबीजपत्री में किया था। बस यहां पर एक संरचना और है कि एक बीजपत्री पादपों में प्रांकुर सीड्स पर एक संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है प्रांकुर चोर। नेक्स्ट फिर आप देखो कि एक बीजपत्री पादपों में भ्रूण अक्ष का बीजपत्र के स्तर से नीचे का भाग, बीजपत्र के स्तर से नीचे का जो भाग होता है वो यहां पर जो कहलाता है बीजपत्राधार। और बीजपत्राधार का जो सिरा समाप्त होता है वो कहां पर समाप्त होता है? मूलांकुर पर। और उसी प्रकार से जैसे कि द्विबीजपत्री में मूलांकुर के शीर्ष पर आपको संरचना मिलती थी मूलगोप, और आपको याद हो इस मूलगोप को एक संरचना एक कोशिका थी जिसका नाम था अधः स्फीतिका, जो कि निलंबक की अंतिम कोशिका थी, नीचे वाली अधः स्फीतिका कोशिका वो बनाती थी मूलगोप। तो मूलांकुर के ऊपर मूलगोप भी एक बीजपत्री पादपों के भ्रूण में पाई जाती है। बस एक चीज और है कि इस मूलांकुर और मूलगोप को घेरे हुए एक संरचना एक बीजपत्री पौधों में और पाई जाती है जिसका नाम है मूलांकुर चोल। तो इस तरीके से आपने किया एक बीजपत्री पादपों में भ्रूण के विकास का अध्ययन। बाकी इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, बस आपको जो चीज ध्यान देनी है वो चीज क्या है? एक तो आपको ये ध्यान देना है आपको कि एक बीजपत्री पादपों में जो एक भ्रूण अक्ष पर
तुम्हारा एक बीज पत्र पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? स्कुटेलम। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि प्रांकुर शीर्ष जो घिरा होता है वो किससे? प्रांकुर चोल से। मूलांकुर जो घिरा होता है वो किससे घिरा होता है? मूलांकुर चोल से। बाकी इसमें और कोई भी चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ एक बीज पत्री के लिए जैसे कि हम बार बार बोल रहे हैं ना, तो एनसीईआरटी किताब में ऐसा लिखा हुआ है, घास परिवार के सदस्य। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि किस परिवार के सदस्य में जो भ्रूण का अध्ययन जो हमने किया अभी जस्ट यहाँ पर कि घास परिवार के सदस्य में, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? स्कुटेलम। क्योंकि घास परिवार के जो सदस्य होते हैं वो किसके ही होते हैं? एक बीजपत्री पादपों के ही सदस्य होते हैं। तो ये एग्जाम्पल के लिए आप रख सकते हो। बाकी तो एक बीजपत्री आपने बहुत सारे एग्जाम्पल कर रखे हैं, गेहूं है, मक्का है, बहुत सारे आपने एग्जाम्पल कर रखे हैं, बाजरा है। ठीक बेटा, तो इस तरीके से आपका खत्म हुआ एक बीजपत्री पादपों में भ्रूण के विकास का अध्ययन। अब आपको अगली क्लासेस में क्या करना है वो आज ही सुन लीजिए बेटा। अब आपका चैप्टर बस खत्म होने वाला है। अब आपको एक चीज तो ये करनी है, बीजांड से बीज का निर्माण कैसे होता है। एक टॉपिक तो आपका आएगा ये। नेक्स्ट दूसरा जो टॉपिक आएगा वो ये आएगा कि अंडाशय से फल का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो दो टॉपिक तो हमें पढ़ने हैं ये, और फिर लास्ट में दो छोटे छोटे टॉपिक और है। एक टॉपिक है जिसका नाम है असंजनन और एक टॉपिक है जिसका नाम है बहुभ्रूणता। तो हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 से 5 क्लासेस के अंदर ये जो आपका चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो उसके 1 या 2 दिन बाद ही हम इस चैप्टर से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो आपके बोर्ड के लिए और वो आपके नीट के लिए भी काम आएंगे, वो यहाँ पर लाइव क्लासेस में करवाए जाएंगे। तो इसलिए आप सभी बच्चे तैयार रहें, इस चैप्टर को खूब अच्छे तरीके से आप पढ़ लें, उसके बाद आप उस टेस्ट को जरूर दें। क्लियर बेटा? चलिए तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।